ऐसा क्या था जो नरेंद्र मोदी को पुतिन अपनी ही गाड़ी में बताना चाह रहे थे? ऐसे कैसे प्रधानमंत्री को आपने बिठा लिया अपनी गाड़ी में, वो भी किसी तीसरे देश में? भारतीय एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब था, चीन के तो हाथ पांव फूल ही रहे। व्लादिमीर पुतिन एक बड़े एजेंट रह चुके हैं केजीबी के अंदर। देश के राष्ट्राध्यक्षों की हत्या के पीछे सालों साल की तैयारी होती है और इसमें एजेंसियां शामिल होती हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर थ्रेट परसेप्शन की बात करें तो बहुत ज्यादा है, ठीक वैसा ही रशियन प्रेसिडेंट्स के साथ। दर्शकों, हम भारतीयों के साथ एक दिक्कत है, खूबी है, इसका आकलन आप करिएगा, बताइएगा कमेंट में। दिक्कत यह है कि हमारे साथ जब तक कोई घटना हो नहीं जाती है, हम उसकी सच्चाई, उसके हो सकने पर हमेशा संदेह की नजर रखते हैं। हमें लगता है कि जो चीज हुई नहीं है उसको लेकर न कोई साजिश रची जा सकती है, न फिर उस बात में कोई सत्यता है। हाल फिलहाल हम लोगों ने ताशकंद को लेकर कई वीडियोस किए हैं। हमने शास्त्री जी की मौत से लेकर नरेंद्र मोदी के मौजूदा एससीओ समिट पर कुछ सवाल उठाए हैं। उसको लेकर तरह तरह के कमेंट्स हमारे वीडियोस पर आ रहे हैं। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि क्या शास्त्री जी के साथ जब वो ताशकंद गए, वो जाने से पहले बिल्कुल स्वस्थ थे या नहीं थे, और बाद में जो कुछ उनके साथ हुआ, आज तक हमने क्या हासिल कर लिया सिवाय इसके कि क्या साजिश थी कि क्या साजिश नहीं थी। उस समय भी अगर ये जानकारी निकल करके आ जाती और शास्त्री जी सही सलामत लौट आते तो शायद उसकी सत्यता पर कोई यकीन नहीं करता। दिक्कत यह है कि इस तरह की बातें कभी निकलकर सामने आती नहीं है। आप बस इस पर चर्चा कर सकते हैं, इस पर गौर कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी को पुतिन का अपनी गाड़ी में बिठाना, 15 मिनट तक एससीओ में वेट करना, उसके बाद 45 मिनट तक प्रधानमंत्री का पुतिन के साथ उनकी लिमोजीन में रहना सवालों को खड़े करता है। और साथ में कुछ लोगों ने यह कहा कि जी ये तो बहुत अच्छी दोस्ती की बात है, दो अच्छे दोस्त एक साथ अपनी कार में बैठे हुए हैं। शुरू में सबको यही लगा था और साथ ही हमारे वीडियोस पर हमसे ये पूछा भी जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने पुतिन के लिए कार ड्राइव की थी, दुनिया के बाकी देश के नेता भी एक दूसरे की कार में बैठते रहे हैं। इवन नरेंद्र मोदी की ही तस्वीरें अगर आप देखें, नरेंद्र मोदी यहां आपको बेंजामिन नेतन्याहू के साथ दिख रहे हैं, यहां पुतिन के साथ दिख रहे हैं, यहां आपको बराक ओबामा के साथ दिख रहे हैं, यहां शिंजो आबे और नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन में दिख रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है दोस्त कि यह तस्वीर अमेरिका की है, प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर है। इस तस्वीर में बेंजामिन नेतन्याहू भारत के दौरे पर हैं। यह जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, यह प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर हैं बुलेट ट्रेन में। इन सभी तस्वीरों से यह वाली तस्वीर अलग कैसे है, जबकि इसमें भी दोनों ही नेता एक कार में बैठे हैं? विदेश नीति, कूटनीति, इसकी सामान्य समझ भी अगर होती तो यह बात आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं लिख रहे होते। बात यह है दोस्त कि जब कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे राष्ट्र के दौरे पर जाता है तो यह हो सकता है कि सामने वाला राष्ट्राध्यक्ष ये कह दे कि आइए हमारी गाड़ी में बैठ जाइए। यह ओबामा 2014 में प्रधानमंत्री के साथ कर चुके हैं, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ 2018 में कर चुके हैं। इसके अलावा बुलेट ट्रेन के दौरान जापान के दौरे पर जब प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे ये कर चुके हैं। लेकिन जो पुतिन ने किया है वो अलग इसीलिए है क्योंकि न प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर थे, न रूसी प्रेसिडेंट भारत के दौरे पर थे। यह किसी तीसरे देश की घटना है, इसीलिए यह सवालों के घेरे में है और इसीलिए इस पर बात ज्यादा हो रही है। अब अगर मैं आपको यह बात समझा पाया हूं तो मुझे लगता है कि आपके बात समझ में आ गई होगी। दूसरा, जब ये तस्वीरें आती हैं, दुनिया के अखबार क्या लिख रहे हैं? दुनिया के अखबारों ने लिखा कि रशिया's व्लादिमीर पुतिन रिवील्स व्हाट ही टोल्ड पीएम मोदी इनसाइड हिज लिमोजीन। दुनिया के लोग पूछने लगे, प्रेस पूछने लगा कि भाई पुतिन जी ऐसे कैसे प्रधानमंत्री को आपने बिठा लिया अपनी गाड़ी में, वो भी किसी तीसरे देश में। यह बहुत बड़ा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिहाज से अगर देखें तो बहुत बड़ी बात है। आप किसी तीसरे देश के दौरे पर हैं, तीसरा देश यानी चीन मेजबान है,
वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज सब कुछ देख रही है। और ऐसे में आप ये तय करते हैं कि आप किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष की गाड़ी में बैठेंगे। ये खुद रशियन एजेंसी केजीबी के लिए हाथ पांव फुलाने जैसा था, भारतीय एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब था, चीन के तो हाथ पांव फूल ही रहे थे। यह बहुत मुश्किल काम है। दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष दुनिया में आप जब कहीं भी जाते हैं, उनका एक एक मिनट का तय होता है कि कब कहां गाड़ी रुकेगी, कब कहां कितने देर किससे मुलाकात होगी। उस दरमियान अगर ऐसा कुछ एटेंडम होता है तो यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत परेशानी खड़े करने वाला होता है। और कई बार ऐसा राष्ट्राध्यक्ष नहीं करते हैं, तीसरे देश में तो बिल्कुल भी नहीं। बावजूद इसके व्लादिमीर पुतिन की गाड़ी में नरेंद्र मोदी बैठे और अखबारों ने फिर लिखा, जब सवाल पूछे जाने लगे पुतिन से कि भाई क्यों बैठाया गाड़ी में, तो पुतिन ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि मैंने उनको जो है हमारी जो अलास्का में मीटिंग थी जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी, मैंने उसकी जानकारी दी। लेकिन फिर सवाल यह है कि अलास्का वाली मीटिंग की जानकारी ऑलरेडी पुतिन पहले दे चुके थे, जिस बात का जिक्र खुद नरेंद्र मोदी कर चुके हैं अपने ट्वीट के जरिए। बावजूद इसके उस गाड़ी में बैठना क्यों? ऐसी क्या बात थी जो व्लादिमीर पुतिन एससीओ सम्मेलन के दौरान अधिकतर समय नरेंद्र मोदी के साथ चलते बात करते दिखाई दिए? उन्होंने पूरे एससीओ समिट के दौरान जब भी मुलाकात हुई, उससे इतर उन्होंने ये चुना कि नरेंद्र मोदी को वो अपनी गाड़ी में बिठा करके ऐसी क्या बात थी जो उनको बताना चाह रहे थे, और ऐसी क्या बात थी जो चीन में कहीं और नहीं बताई जा सकती थी? क्या इस लेवल का कुछ था जो केवल नरेंद्र मोदी को बताया जाना था, या फिर कुछ ऐसा था जो केजीबी रशियन एजेंसी जो है और भारतीय एजेंसियों को पता लगा? और खुद आपको यह पता होगा कि व्लादिमीर पुतिन इसमें महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन खुद एक जासूस रह चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन एक बड़े एजेंट रह चुके हैं केजीबी के अंदर। तो सुरक्षा एजेंसियों की परेशानी, सुरक्षा प्रोटोकॉल्स, या फिर एक जासूस को किसी भी खतरे के समय कैसे बिहेव करना चाहिए, किसी भी खतरे के समय संभावित खतरे को कैसे टाला जा सकता है, इस बात को व्लादिमीर पुतिन से बेहतर कोई नहीं जानता। आप ये समझो, वो व्यक्ति खुद राष्ट्रपति है रशिया का, वो 15 मिनट तक अपनी बैरिकेड के साथ पूरा का पूरा काफिला 15 मिनट तक देश के, भारत के प्रधानमंत्री के लिए वेट करता है। प्रधानमंत्री अंदर बैठते हैं और 45 मिनट तक वो काफिला आसपास इलाकों में घूमता रहता है। और इस दौरान दोनों ही एजेंसीज, जो केजीबी हो या रो हो, भारत की एजेंसियां हो या फिर चीन की एजेंसियां, उन सब को एक तरह से सबके हाथ पांव फूले हुए हैं। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी के ऊपर थ्रेट परसेप्शन की बात करें तो बहुत ज्यादा है, ठीक वैसा ही रशियन प्रेसिडेंट्स के साथ है, पुतिन के साथ भी, उनके ऊपर भी लगातार खतरा बना होता है। और दो इस तरह के हाई वैल्यू टारगेट्स एक साथ एक ही जगह पर हो, एक गाड़ी में हो, तो आप समझिए ये कितना बड़ा खतरा है सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के साथ या फिर कुछ ऐसी चीज थी जो पुतिन उसको टालना चाह रहे थे, और उन्होंने वो बात केवल नरेंद्र मोदी से अपनी लिमोजीन में कही। कुछ बातें ये कही जा रही हैं कि जैसा शास्त्री जी के साथ ताशकंद में हुआ, शास्त्री जी सही सलामत गए थे, भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता होनी थी, लेकिन जब वार्ता हुई वो अपने होटल में, जब सब कुछ ठीक था, अगली सुबह वो अपने होटल में मृत पाए गए। बताया यह जाता है कि शरीर पर जगह जगह बहुत सारे निशान थे जो जहर देने के निशान बताए जाते हैं। उस दौरान जो वो दौरा था, जो वो पूरी की पूरी मीटिंग थी, उसका निगोशिएशन कह लें या मध्यता कह लें, या जो निगोशिएट कर रहे थे वो काम भी रूस ही कर रहा था। मतलब रूस ही निगोशिएट कर रहा था भारत पाकिस्तान से कि आइए आप लोगों को बातचीत करनी चाहिए। ऐसे समय में जो कुछ शास्त्री जी के साथ हुआ, वेस्टर्न मीडिया ने उसमें केजीबी लिखना शुरू कर दिया, और भारत में भी एक बड़ा तबका यह मानता है कि शायद इसमें केजीबी का हाथ था। लेकिन यह बहुत ऑब्वियस है। अब बताइए, जिस चीज की जो खुद जिसमें रूस इन्वॉल्व है, रूस जिसको करा रहा है, वो बड़ी आसानी से पश्चिमी मीडिया ने रूस की तरफ मोड़ दिया। लाल बहादुर शास्त्री की कहानी,
जबकि इसका सच यह है कि एक बहुत बड़ा वर्ग, या यूं कह लें कि बाद में जांच एजेंसियों से जुड़े लोगों ने इसमें CIA का हाथ बताया, लेकिन इससे जुड़ी कभी कोई चीज सामने नहीं आ सकी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इस तरह की चीजें कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आती। लेकिन फिर आप ये समझिए कि तीसरे देश में चीन मेजबानी कर रहा है, भारत भी मेहमान है, रशिया भी मेहमान है, वहां रशियन प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। क्यों? ऐसा क्या था जो नरेंद्र मोदी को पुतिन अपनी ही गाड़ी में बताना चाह रहे थे? और क्या कुछ ऐसा था जो शास्त्री जी के साथ हुआ, कुछ वैसा ही तेंजीन में, चीन के उस शहर में नरेंद्र मोदी के खिलाफ करने की कोशिश थी और उसको वहां पर टाला गया, न्यूट्रलाइज किया गया भारतीय एजेंसियों और KGB द्वारा। क्योंकि यह सवाल लगातार सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग जगहों पर पूछा जाने लगा था, लेकिन एक अंदेशा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दे दिया। देवी और सज्जन, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। नरेंद्र मोदी कुछ भी यूं ही नहीं कहते, उनकी बातों में मैसेज होता। वो कह रहे हैं मैं जापान और चीन के दौरे पर गया था और लोग ताली बजाने लगे। उस पर वो पूछ रहे हैं गया था इसकी ताली बजा रहे हो कि लौटा हूं इसकी ताली बजा रहे हो? और उसी समय ये तस्वीरें आ गई थी जो दुनिया ने देखा, जिसमें प्रधानमंत्री और पुतिन दोनों एक ही गाड़ी में थे। और जिन लोगों को यह लगता है कि प्रधानमंत्री के साथ ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं हो सकता, ये बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं ना, इंडियन मेंटेलिटी है, जब तक कुछ होता नहीं है लोग मानते नहीं है। तो चलिए एक फैक्ट चेक, क्या वो कहते हैं ना कि सामने आपके आईना रख देता हूं, शायद अपनी शक्ल देख लें आप ठीक से, और आपको कुछ वाकयात याद दिलाता हूं कि क्या क्या हुआ है। नरेंद्र मोदी का के ऊपर किस तरह के खतरे हैं, किस तरह के लोग लगे हुए हैं, ये अगर आपको नहीं समझ आता है तो बड़ा मुश्किल है। बावजूद नरेंद्र मोदी पर और उनके खिलाफ हो रही साजिशों का एक लंबा इतिहास है, और वो इतिहास 2003 से है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा से लेकर इशरत जहां से लेकर तमाम अलग अलग समयों पर आपको एक कहानी मिलेगी। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के CM थे तब भी उन पर हमले का हमेशा खतरा रहता था, तब भी उनको लेकर हमेशा आतंकवादी प्लॉट्स बनाया करते थे, प्लान बनाया करते थे। और आज जब वो प्रधानमंत्री हैं तब तो उनका ये कह लें कि वो कहते हैं ना हाई वैल्यू टारगेट जिसको कहते हैं, और उन पर खतरे का चांस और अधिक हो गया है। सुरक्षा एजेंसियों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। नरेंद्र मोदी पर हमले का जो इतिहास है या जो प्लानिंग का इतिहास है वो जरा समझ लीजिए। 6 लोगों को टेरर चार्जेस में कॉन्स्पिरेसी क्या टू असैसिनेट नरेंद्र मोदी, कब? 2003 में। 2003 में पहला प्रयास, दूसरा प्रयास 2004 में इशरत जहां केस, जिसमें आपने कई ऑपरेटिव थे जो लश्कर-ए-तैयबा के थे, इशरत जहां, जावेद गुलाम शेख, अमजद अली राना, जिशान जौहर, ये सब के सब नरेंद्र मोदी को खत्म करने की कोशिश में थे। बाद में गुजरात पुलिस को पता लगता है और इनका एनकाउंटर होता है। आपको लेटेस्ट एक और चीज बता देता हूं। नरेंद्र मोदी, जो हाल फिलहाल याद होगा आपको, नरेंद्र मोदी 2013 की पटना की रैली और गांधी मैदान में चारों तरफ ब्लास्ट हो रहे हैं, चारों तरफ, और उस कोशिश में यह था कि ब्लास्ट करके भीड़ को तितर बितर कर देना और बाद में सुसाइड बॉम्बर नरेंद्र मोदी को खत्म करने की कोशिश में था। लेकिन वो आतंकवादी, भीड़ चूंकि गांधी मैदान में इतनी ज्यादा थी, वो मंच के नजदीक तक पहुंच ही नहीं सके। उनकी मंशा यही थी कि नरेंद्र मोदी को खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा एक और कॉन्स्पिरेसी जो है, जो 2014 के दौरान की है, जब क्रीमिया का एनेक्सेशन रूस में हो गया। क्रीमिया आपको पता है कि जिसको रूस ने 2013-14 में मिला लिया अपने आप में, और प्रधानमंत्री का प्लेन उसी रूट से, यानी यूक्रेन के रूट से जाना था। उसी इलाके में MH17 नाम का मलेशियन एयरलाइन का फ्लाइट जो है, उस पर एक मिसाइल अटैक हो गया और उसमें 250 के आसपास लोग थे। आपको जानकर हैरानी होगी
कि इस मिसाइल अटैक के कुछ ही घंटे बाद प्रधानमंत्री का प्लेन भी वहां से निकलना था। लोगों का यह मानना है कि यह जो मिसाइल अटैक था, मलेशिया का क्या लेने देना, मलेशिया ना 3 में ना 13 में, उसका रूस यूक्रेन से क्या लेने देना। कुछ जानकार ये मानते हैं कि यह पूरी प्लानिंग नरेंद्र मोदी के उस फ्लाइट के लिए थी और उस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री के पास आज की तरह एयरफोर्स टाइप का प्लेन नहीं था जो आजकल हम लोग भारत के प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम, तरह तरह के वेपन सिस्टम लगे हुए हैं। उस दौर में एयर इंडिया का नॉर्मल विमान भारत के प्रधानमंत्री यूज किया करते थे और उस दौरान अगर कुछ हो जाता तो फिर आप ये समझिए ये कितनी बड़ी बात थी। फिर आप याद करिए नरेंद्र मोदी जब दिल्ली आ रहे थे और केवल इस बात की घोषणा हुई थी कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे, बीजेपी के उम्मीदवार होंगे प्रधानमंत्री पद के। इस देश में बहुत सारे लिटरेचर लिखने वाले लोगों ने, गाना गाने वाले लोगों ने, संगीत बनाने वाले लोगों ने और बहुत सारे जजेस ने एक लेटर लिखा था देश की राष्ट्रपति को कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आप एक चीज याद करना, दुनिया में कोई भी राष्ट्रभक्त है, राइट विंगर है, इस तरह के नेता जब केवल अपने देश की बात करते हैं, अपने देश के विकास की बात करते हैं, अपने देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, वहां पर वो ताकतें जो वेस्ट की ताकतें हैं, अमेरिकी ताकतें हैं, उनको ये लगता है कि जब वो किसी को डिक्टेट नहीं कर पाएंगे, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, क्योंकि वो कोशिश हर तरह की करते हैं। वो आपके यहाँ स्टूडेंट आंदोलन करा देंगे, वो आपके यहाँ लोगों को सड़कों पर उतार देंगे, वो आपके यहाँ किसान आंदोलन करा देंगे, हर तरह की ड्रामेबाजी हो जाएगी। बावजूद इसके अगर वो सरकार से डील नहीं कर पा रहे हैं, बावजूद इसके चुनी हुई सरकार में बैठा हुआ नेता अगर उनकी नहीं सुन रहा है, उनकी नहीं चलने दे रहा है, तो फिर वो हत्या तक जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे मौके हैं और बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको पता है कि समय समय पर यह हुआ है। नरेंद्र मोदी के साथ एक इतिहास से जुड़ा हुआ 2014 गांधी मैदान, मैंने बताया आपको, गांधी मैदान में चारों तरफ वो रैली कर रहे हैं और चारों तरफ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, वो केवल नरेंद्र मोदी के लिए किया गया था। इसके अलावा ये यलगार परिषद जिसमें रिसर्चर रोना विल्सन नाम का एक व्यक्ति, इसके घर पर छापा पड़ता पुणे पुलिस का। पुणे पुलिस वहां हथियार वथियार जो मिलती है, लिटरेचर जो मिलता वो सब तो अलग है, नक्सली था, मिलना ही है। लेकिन इसके घर से एक लेटर भी मिलता है और लेटर क्या, वो लेटर में आपसी कम्युनिकेशन है जिसमें यह बताया जा रहा है भविष्य के आइडिया को लेकर कि जैसा राजीव गांधी के साथ किया उसी तरीके का नरेंद्र मोदी के साथ होना चाहिए। मतलब राजीव गांधी की हत्या जिस तरीके से की गई उसी तरह की प्लानिंग के साथ नरेंद्र मोदी को असैसिनेट करने का प्लान, वो लेटर मिला पुणे पुलिस को और उसमें फिर वरवरा राव से लेकर बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, 5 से 7 लोग। तो ये रोना विल्सन की कहानी, इनका भी सपना यही था कि नरेंद्र मोदी को खत्म कर देंगे। और हाल फिलहाल क्लासिक एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, पंजाब में प्रधानमंत्री की रैली थी, बठिंडा में उनको जाना था, अचानक चूंकि मौसम बिगड़ता है, हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाते हैं, तो बाई रूट उनको बाई रोड जाना था और प्रधानमंत्री को चोक कर दिया जाता है। कहां? बीच फ्लाईओवर पर। आप किसी फ्लाईओवर या ब्रिज पर चोक हो गए मतलब आप पीछे नहीं जा सकते, आप आगे नहीं जा सकते। और बीच फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का पूरा कैरिकेड काफिला रुका हुआ है, प्रधानमंत्री अंदर गाड़ी में और चारों तरफ से एसपीजी की जवान और सामने हजारों की भीड़। और जब भी कहीं प्रधानमंत्री का रूट लगता है, अगर बाय रोड जा रहे हैं तो हमेशा 2 रूट्स होते हैं, एक वो रूट जिस पे जाएंगे और एक वो कि आपातकाल के लिए अगर इमरजेंसी हुई तो रूट बदल दिया जाए। लेकिन जब आप फ्लाईओवर पर अटका दिए गए तो आप रूट बदलेंगे कैसे? प्रधानमंत्री 20 मिनट तक रुके रहे वहां। उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, चन्नी मुख्यमंत्री थे। आप बताइए कि प्रधानमंत्री के कैरिकेड को, काफिले को रोक दिया और फ्लाईओवर पर ऊंचाई की जगह और ऐसी जगह जहां से हुसैनी वाला बॉर्डर, पंजाब का बॉर्डर महज 8 किलोमीटर की दूरी पर था। ऐसे में अगर कोई ड्रोन अटैक हो जाता, कोई स्नाइपर अटैक हो जाता तो वहां फिर प्रधानमंत्री के लिए खतरे की बात थी। खुद प्रधानमंत्री जब वहां से लौट रहे थे भटिंडा एयरपोर्ट पर, उन्होंने वहां तब के डीजीपी को कहा कि जाके बोल देना अपने सीएम को, कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं।
तो जिन लोगों को लग रहा है कि ये ड्रामा है, ये होता नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, पुतिन ने तो ऐसे ही बैठा लिया है ना जूस पीने के लिए अपनी गाड़ी में, तो ऐसा कोई जूस पीने के लिए किसी गाड़ी में राष्ट्राध्यक्ष नहीं बैठते हैं। दूसरा, उस समय बीजेपी नेताओं की तरफ से क्या कहा गया, हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हाईकमांड एंड पंजाब सीएम ने जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज किया। इवन जो यूनियन मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, उनका कहना था कि प्रधानमंत्री पर ड्रोन और टेलीस्कोपिक गन से हमले किए जा सकते थे। बिल्कुल ठीक बात है। कितना क्रिटिकल होता, आप 8 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब, वहां से पाकिस्तान से हैं और देश का प्रधानमंत्री 20 मिनट तक एक जगह पर रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ भीड़ है और पंजाब पुलिस कुछ कर नहीं रही है। यह ड्रामा भी देश ने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ, अरे विदेश छोड़िए, देश में क्या क्या हो रहा है। अब जिन लोगों को लगता है कि राष्ट्राध्यक्षों की हत्या नहीं होती, नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है, सुरक्षा बहुत तगड़ा होता है, उनके लिए समझना यह जरूरी है कि अमेरिका से ताकतवर तो कोई है नहीं। 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है और इसके पीछे वही डीप स्टेट, जो डीप स्टेट आपके यहां गवर्नमेंट बदलना चाह रहा था, वही डीप स्टेट जो आपके यहां बांग्लादेश, श्रीलंका करने की कामना रखता है, वही डीप स्टेट जिसके इशारे पर यहां के कुछ नेता, अभिनेता या जो भी कह लें, सुबह शाम इस देश में कल्पना करते रहते हैं कि देश में श्रीलंका हो जाए, देश में बांग्लादेश हो जाए, क्योंकि डीप स्टेट के इशारे पर वो काम करते हैं। अमेरिकी में अगर बात करें, अब्राहम लिंकन से लेकर जॉन एफ कैनेडी तक अलग अलग समयों पर अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या हुई। और इतना अगर नाम याद करने में दिक्कत है तो हाल फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन याद कर लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे थे, उन पर गोली चल गई और गोली छूती हुई यहां से चली गई, निकल गई। ये तो आंखों के सामने का है। और यह भी याद अगर नहीं करेंगे तो शिंजो आबे, एक राष्ट्रवादी नेता, याद करिए जापान का, शिंजो आबे की किस कदर हत्या कर दी गई। तो राष्ट्रवादियों के साथ यह होता है। दूसरा, अभी अभी आप देखो, प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा खतरा, मैं क्यों अंदेशा जता रहा हूं, एससीओ में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी ताकत की कुछ नहीं सुन रहे हैं, वो केवल इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं। भारत का हित जहां होगा, भारत वही काम या बात करेगा। भारत के हित के बारे में जो दुनिया के देश सोचेंगे, भारत उनसे ही मित्रता रखेगा। यह बात दुनिया के कुछ देशों को परेशान कर रही है, क्योंकि वेस्टर्न ताकतें हो या अमेरिका हो, वो चाहते तो हैं कि आपका विकास हो, आप आगे बढ़ें, लेकिन साथ के साथ वो ये भी चाहते हैं कि उनके हिसाब का विकास हो, उनके हिसाब से हो, उनके मुताबिक हो। भारत में ही शास्त्री जी की मौत, प्रधानमंत्री रहे, भारत में नहीं कहीं और उनकी मौत हो गई। भारत में ही इंदिरा जी की मौत देखिए, राजीव गांधी जी का देखिए। यह सब क्या लगता है कि आपको, यह सब ऐसे ही यूं ही हो जाता है? इन सब के पीछे हमेशा गुप्तचर एजेंसियां, दुनिया के देश, कॉन्स्पिरेसी, सालों की तैयारी, ये सब लगता है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो यूं ही हो जाता है, किसी के दिमाग में आया और किसी ने कर दिया। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देश के राष्ट्राध्यक्षों की हत्या के पीछे सालों साल की तैयारी होती है और इसमें एजेंसियां शामिल होती हैं। आप अगर नरेंद्र मोदी के ऊपर थ्रेट परसेप्शन की बात करें, आप किसान आंदोलन हो या फिर सीए एनआरसी का आंदोलन, आप याद करिए लोगों ने क्या क्या कहा है, भीड़ से किस किस तरह के नारे लगाए गए हैं नरेंद्र मोदी के लिए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, सीए एनआरसी के दौरान खुले में कहा गया और कह रहे थे लोग, इंदिरा ठोक दी, मोदी तो क्या चीज है। किसान आंदोलन के दौरान कहा गया, लगातार कहा जाता रहा। आपको लगता है कि यह सब यूं ही कह दिया जाता है? आपको लगता है कि यह सब बस यूं ही है जो आदमी गुस्से में बोल जाता? नहीं, इन सब चीजों के पीछे एक सिस्टम काम करता है, जो सिस्टम तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से वो उकसाता है और वो उस उकसावे को उस लेवल तक ले जाना चाहता है जो हमने किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर देखा, जहां तिरंगा नीचे झुकाया गया और किसी धर्म का झंडा ऊपर किया गया। आपको क्या लगता है कि वो किस लिए था? वो इसलिए था कि किसी भी तरह से मौजूदा सरकार, दिल्ली पुलिस और भारत की पुलिस को उकसाया जाए कि वो गोली चलाएं। उनका मकसद ये था कि एक भी गोली चली तो वो इसके बहाने पूरे देश में, दिल्ली में दंगे करते, आग लगाते और देश में सत्ता के प्रतिष्ठानों, चाहे गृह मंत्रालय हो, देश की संसद हो, प्रधानमंत्री आवास हो, वो हर जगह घुसने का प्रयास और आग लगाने का प्रयास करते, क्योंकि उनको ये मौका चाहिए था
पूरी प्लानिंग यही थी डीप स्टेट की कि किसी भी तरह से उकसावे की कार्रवाई में दिल्ली पुलिस एक आध गोली चला दे। और यही कारण था कि आपने देखा कि उस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान वो जो लाल किला वाला जो घटना था, उसमें दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को कई जगह पीटा गया, वो मार खाते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा में जवाबी कार्रवाई में एक गोली तक नहीं चलाई, क्योंकि देश में अमित शाह देश के प्रधानमंत्री, इनकी तरफ से ऑर्डर थे कि गोली नहीं चलेगी, गोली नहीं चलेगी। और केवल गोली नहीं चली, इसका खामियाजा क्या हुआ या जवाब क्या हुआ कि बाद में आपने देखा कि लोगों ने बोरिया बिस्तर उठाया और वापस चले गए। नहीं तो मकसद यह था कि आग लगाई जाए और फिर दुनिया भर में बड़े बड़े आर्टिकल छपते, कहा जाता कि अरे नरेंद्र मोदी की सरकार किसी काबिल नहीं है, किसानों पे गोली चलवाती है, इस्तीफा देना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी को जाना पड़ सकता था। यह सब ऐसे ही होता है, सिस्टम ऐसे ही काम करता है। सुरक्षा एजेंसियां, गुप्तचर एजेंसियां या फिर वो देश जो आपका बुरा चाहते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। अब सवाल है कि नरेंद्र मोदी पर ही निशाना क्यों? नरेंद्र मोदी उस इकोसिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं और अब करीब 10 से 11 12 साल हो गए, जो इकोसिस्टम केवल लेख लिखने के पैसे ले लेता था, जो इकोसिस्टम रिसर्च के नाम पे दुनिया के देशों से पैसे ले रहा था और भारत में रहकर भारत के ही खिलाफ काम कर रहा था, वो इकोसिस्टम जो भारत के इतिहास को बिगाड़ने में लगा हुआ था, बर्बाद करने में लगा हुआ था, जो इकोसिस्टम मुगलों को इस देश का असल वारिस बताने में लगा हुआ था, और वो लाखों करोड़ कमा तो रहे थे, लेकिन भारत की अपनी असल गाथा, भारत की असल इंडिया की स्टोरी बताने में उसको खींच थी। और यही दिक्कत सबसे बड़ी थी, क्योंकि इस देश में 2014 से पहले इस तरह के कपड़ों में आपको कोई राजनेता दिख गया हो तो आप बता दीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत नरेंद्र मोदी की पहचान से भी। नरेंद्र मोदी जिस तरह से खुद को सनातनी, खुद को हिंदू बताते, जीते, कोई आदमी चंदन टीका रगड़ के एक्टिंग करने के लिए मंदिर मंदिर घूम सकता है, नरेंद्र मोदी भस्म रगड़ के खड़े। तो आप ये समझो फिर ऐसा आदमी किसको पसंद आएगा? ऐसा आदमी जो दुनिया को कह रहा है कि 2047 तक भारत को विकसित कर देंगे, भारत ओलंपिक करना चाहता है, अपने यहां आयोजन करना चाहता है, भारत मंगल पर भी जाना चाहता है, भारत चंद्रमा का मिशन भी चलाना चाहता है, भारत फाइटर जेट भी बनाना चाहता है। तो मतलब आप फिर कुछ खरीदोगे ही नहीं दुनिया से। आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हो, आप इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हो, तो दुनिया के बड़े बड़े हथियारों के जो बाजार हैं वो फिर हथियार किसको बेचेंगे? क्योंकि हाल फिलहाल के वर्षों तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार था, जो भारत नरेंद्र मोदी के आने के बाद अब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत ने खुद ही हथियार बनाना शुरू कर दिया। शुरू ही नहीं कर दिया, अब दुनिया के देशों को आप हथियार बेच भी रहे हैं। तो आप फिर बताइए कि आप पसंद कैसे आएंगे किसी को? यही कारण है कि नरेंद्र मोदी के साथ एससीओ में कुछ ऐसा होना था जो टाल दिया गया। और इसका एक बड़ा उदाहरण यह है, या बड़ा कारण कह लीजिए, एक संकेत आपको मिल जाएगा। बांग्लादेश के एक होटल में CIA कह लें या अमेरिकी फोर्सेस का एक ऑपरेटिव कह लें, वो मृत अवस्था में पाया गया। बाद में जैसे ही ढाका पुलिस को यह खबर लगी, वो होटल पहुंचते इससे पहले अमेरिकी दूतावास के लोग जाकर के उस शव को अपने कब्जे में ले लेते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो चीज नहीं होती है, हम लोग उसकी सीरियसनेस को लेकर कई बार बहुत हल्के में बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसा नहीं है कि केवल एससीओ की बात या अलग अलग समय पर। 2003 से जब से ये व्यक्ति गुजरात में सीएम बना, तब से इसके पीछे बहुत सारे लोग, वो चाहे इस्लामिक कट्टरवाद से जुड़े लोग हों या वो डीप स्टेट हो, जो समय समय पर दुनिया में सत्ता के परिवर्तन में लगा रहता है, अपने हिसाब की सरकार को बिठाने में लगा रहता है, इस तरह के लोग नरेंद्र मोदी के पीछे बहुत लंबे समय से पड़े हुए हैं। वो तो ठीक है, ऊपर वाले ने हमेशा नरेंद्र मोदी और भारत का साथ दिया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारा विश्लेषण कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।